कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में कमी जारी। पिछले 24 घंटों में 43,071 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए। रिकवरी दर बढ़कर हुई 97.09%। अब तक 35 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को लगे कोरोना रोधी टीके। स्वामी विवेकानंद की 119वीं पुण्यतिथि आज। कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है याद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रकाश जावड़ेकर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिमी कनाडा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद जंगल में लगी भीषण आग। 135 जगहों पर भीषण आग की खबरें। राहत और बचाव कार्य जारी। और खेलों की दुनिया में यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले तय। पहले सेमीफाइनल में स्पेन का इटली से होगा सामना, वहीं दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड और डेनमार्क होंगे आमने सामने। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने यूक्रेन को और डेनमार्क ने चेक गणराज्य पर जीत दर्ज कर अंतिम 4 में सुनिश्चित की जगह। नमस्कार, समाचार विस्तार से। भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें आज शाम देहरादून के राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। धामी को कल शाम भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था। नेता चुना जाने के बाद धामी ने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सभी के सहयोग से आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए जनसेवा को ही अपना लक्ष्य बताया। 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ जिले में जन्मे पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र के खटीमा विधानसभा सीट से पिछले 2 बार से विधायक हैं। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूरदर्शन समाचार के साथ खास बातचीत की। राज्य के नए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर विकास का मुद्दा है। आइए देखते हैं इस बातचीत के मुख्य अंश। आज जो है पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। समग्र उत्तराखंड के विकास को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं धामी जी, साथ ही क्या कुछ बातों की प्राथमिकता इनकी रहेगी और उसके अलावा इनके सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, इस विषय पर अधिक बात करने के लिए खुद पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ हैं। धामी जी, सबसे पहले तो डीडी न्यूज की तरफ से आपको बधाई हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धामी जी, आपकी इस समय क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी उत्तराखंड को लेकर? देखिए, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे काम मोदी जी की सरकार लगातार कर रही है। चाहे हम ऑल वेदर रोडों की बात करें, चाहे कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन की बात हो या बागेश्वर रेल लाइन की सर्वे की बात हो, चाहे हमारे जो है भारतमाला प्रोजेक्ट हो। अभी कोरोना के समय में तमाम जगह पर 2-2 हॉस्पिटल ऋषिकेश और हल्द्वानी में बनाए जा रहे हैं। से बहुत सारे काम, चाहे जल जीवन मिशन में हो, हर घर को नल की योजना हो, केंद्र सरकार के द्वारा और हमारे सरकार की 4 साल की योजना में बहुत सारे काम हुए हैं। उन्हीं कामों को आगे बढ़ाना है। धामी जी, आप सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं इस समय में? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। हम उत्तराखंड की जनता के लिए समर्पित होकर काम करेंगे, उत्तराखंड की जनता की सेवा करेंगे और उत्तराखंड के जनमानस के लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है उसके लिए प्रयास करेंगे। कोरोना के कारण से बहुत सारी स्थितियां हमारे सामने बड़ी कठिन खड़ी हो गई हैं। उन सब में जो है कोशिश करेंगे कि हर प्रकार से लोगों को राहत मिले, नौजवान युवाओं को रोजगार मिले। उस दिशा में काम करेंगे। जो पद खाली हैं जल्दी से जल्दी उनको भरेंगे। डीडी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटों में 43,071 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,85,350 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 52,299 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97.09% हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी 2.44% हो गई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34% है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 35 करोड़ 12 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 63,87,849 टीके लगाए गए।
वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,38,490 कोविड सैंपल की जांच हुई है। वहीं अब तक कुल 41,82,55,000 के करीब कोविड सैंपल की जांच हो चुकी है। कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी प्रतिबंधों में कुछ और छूट देने की घोषणा की है। प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल को खुलने की अनुमति मिल गई है। मॉल के दुकानदारों ने बताया है कि केवल वैक्सीन लगे हुए लोगों को ही अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मॉल्स के कर्मचारियों को वैक्सीन लगा दी गई है। उन्होंने कल से बिजनेस के गति पकड़ने की उम्मीद जताई है। और कोविड वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने के लिए एक तरफ सरकार पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर संस्थान भी अपने लोगों का टीकाकरण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने भी किया। काशी विद्यापीठ में वैक्सीन ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र, कर्मचारी, प्रोफेसर, रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिजनों ने वैक्सीन लगवाने के लिए वे लोग सामने आए। हर संस्थान कोशिश कर रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव का। ऐसा ही एक प्रयास महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है, जिसमें छात्रों को, कर्मचारियों को और जो शिक्षक हैं उनको और उनके परिवार को वैक्सीनेशन की व्यवस्था यहाँ की गई है। अभी हमारे जो परीक्षाएं हैं वो 15 जुलाई से शुरू होने वाले हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा था क्योंकि परीक्षा में बच्चे ज़्यादा संख्या में भी आएंगे, वैसे तो पूरा प्रावधान किया गया है कि कोविड के नियमों का पालन किया जाए, फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, कोशिश ये की जा रही है कि जो भी हमारा स्टाफ, जो भी हमारी फैकल्टी ड्यूटी पे होगी और जो हमारे परीक्षार्थी बच्चे यहाँ आके परीक्षा देंगे, परीक्षा से पहले सबका टीकाकरण करवा दिया जाए। ग्रामीण बच्चों को स्पेशली टारगेट किया गया है और बच्चों को इन्फॉर्म किया गया है कि वो इस दिन आके यहाँ पे टीकाकरण का कार्यक्रम है और आइए और ज़रूर टीकाकरण लगवाइए। अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है। सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन हर चीज़ को ध्यान में रख के ये पूरा अरेंजमेंट किया गया है। गवर्नमेंट की जो ये व्यवस्था है और जो जगह जगह पर कैंप लगाकर यह काम किया जा रहा है वह अति उत्तम है और सराहनीय है। सरकार ने जो व्यवस्था की है वो निश्चित रूप से सराहनीय है और हर किसी को वैक्सीन की डोज लेनी चाहिए, जिससे इस कोरोना की लड़ाई में हम यह जंग जीत सकें। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, काशी विद्यापीठ, वाराणसी। अगली खबर लेह से जुड़ी हुई। डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे के नेतृत्व में शिक्षा, महिला, बाल और युवा मामलों की 30 सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति 3 दिवसीय यात्रा पर लेह पहुंची है। समिति लेह के विभिन्न स्कूलों का दौरा करेगी और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। लेह एयरपोर्ट पर सचिव अजीत कुमार साहू ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त करने के बाद लद्दाख शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करने, CBSE के साथ मौजूदा स्कूलों की संबद्धता और छात्र शिक्षक अनुपात और बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लद्दाख के 907 सरकारी स्कूलों में 22,000 छात्र जबकि 112 निजी स्कूलों में 29,000 छात्र हैं। लद्दाख प्रशासन एक छात्र को शिक्षित करने में 3,59,000 रुपए खर्च करती है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश में आज 25 करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत साल 2021 में 30 करोड़ पौधों को रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत 25 करोड़ पौधे 4 जुलाई को और बाकी 5 करोड़ पौधों को जुलाई में वर्षा के अनुसार रोपित किया जाना लक्षित है। आज महान संत और भारतीय धर्म दर्शन के प्रतीक पुरुष स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि देश के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं में से एक स्वामी विवेकानंद भावुक राष्ट्रवादी, दूरदर्शी विचारक, उत्कृष्ट वक्ता और असाधारण बुद्धिजीवी थे। उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे और विश्व शांति को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने महान भारत और इसकी समृद्ध संस्कृति की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनका प्रतिष्ठित जीवन और बहुमूल्य शिक्षाएं सभी के लिए मार्गदर्शक बनी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी मात्र एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अमर विचार, एक समृद्ध जीवन शैली हैं। वे राष्ट्र निर्माण में अस्पृश्यता और जातिवाद को बड़ी बाधा मानते थे। उन्होंने युवाओं में नई चेतना जागृत कर उन्हें सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। भारतीयता, अनंत ज्ञान और ऊर्जा के पर्याय स्वामी विवेकानंद जी ने अपने उपदेशों, प्रेरक विचारों और पुरुषार्थ से राष्ट्र के साथ साथ मानव जाति के उत्थान और कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने भारत के दर्शन व संस्कृति को विश्व में गुंजायमान किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर लिखा, विश्व को शांति और समता का संदेश देने वाले एवं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रकाशमय और प्रेरित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। और आगे बढ़ते हैं। दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत अब केंद्र सरकार ने थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों के लिए दालों की भंडारण सीमा लागू कर दी है। इसी से जुड़ी पेश है एक खास रिपोर्ट। दालों की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से इनकी भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि थोक व्यापारी 200 टन और खुदरा व्यापारी 5 टन से अधिक किसी भी एक दाल का भंडारण नहीं करेंगे। मिल मालिकों के लिए ये सीमा उत्पादन के अंतिम 3 महीनों तक रहेगी। सरकार के इस फैसले से अगले कुछ दिनों में दालों की कीमतों में कमी देखी जा सकेगी। मार्च-अप्रैल महीनों में दाल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जमाखोरी की अवांछनीय प्रथा, जिसकी वजह से बनावटी कमी की परिस्थिति पैदा होती है और मूल्यों में वृद्धि होती है, पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में दालों के वास्तविक भंडारण की घोषणा करने की पहली बार एक प्रक्रिया अपनाई, जिसमें एक वेब पोर्टल के माध्यम से थोक व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों, मिल मालिकों, आयातकों से अपने दाल के स्टॉक को पंजीकृत कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। साथ ही साथ घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और दालों के आयात के प्रवाह को बाधा रहित बनाने के लिए 15 मई 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए तुअर, उड़द और मूंग को प्रतिबंधित श्रेणी से मुक्त श्रेणी में स्थानांतरित करते हुए आयात नीति में बदलाव किए गए। साथ ही म्यांमार और मलावी से अगले 5 वर्षों तक तुअर और उड़द की दालों का सीमित मात्रा में आयात भी हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयासों से दलहन और तिलहन की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। उम्मीद है अगले कुछ दिनों में दालों की कीमतों में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। फिलीपींस के दक्षिणी इलाके में लैंडिंग के समय मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 हरक्यूलस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के समय इस विमान पर 92 लोग सवार थे। राहत और बचाव में जुटे लोगों ने विमान से 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बचाव कर्मियों को अब तक 17 लोगों के शव मिले हैं। अभी तक दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। विमानन अधिकारियों ने फिलीपींस एयरफोर्स के नेतृत्व में इस हादसे की जाँच शुरू कर दी है। वहीं कनाडा के पश्चिमी क्षेत्र केंद्रीय ब्रिटिश कोलंबिया में 135 से ज्यादा जगहों पर आग लगने की घटनाएं जारी हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने इस सप्ताह और ज्यादा बिजली कड़कने की चेतावनी दी है, जो तेज हवाओं से जंगल की आग को और भड़का सकती है। 30 जून और 1 जुलाई के बीच ब्रिटिश कोलंबिया और पश्चिमी अल्बर्टा में 7,10,000 बिजली कड़कने की घटनाएं सामने आई हैं, जो सामान्य से 10 गुना ज्यादा है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक क्रिश विगास्की ने बताया है कि पिछले 5 सालों के दौरान इसी समयावधि में औसतन 8,300 बिजली कड़कने की घटनाएं हुई हैं। इस सप्ताह तक आग लगने से करीब 1 लाख हेक्टेयर भूमि के प्रभावित होने का अनुमान है। आग से प्रभावित इलाकों से अब तक 1300 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया है। लापता हुए लोगों को परिवारों से मिलवाने के लिए रेड क्रॉस ने फोन लाइन सेवा शुरू कर दी है। ब्रिटिश कोलंबिया का प्रशांत क्षेत्र अभूतपूर्व गर्मी से उबर रहा है। हीट वेव की वजह से 719 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जो पहले की तुलना में औसत से 3 गुना ज्यादा है। हीट वेव के दौरान लिटन शहर में तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कनाडा का पिछले 80 सालों का सर्वाधिक दर्ज तापमान है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को राज्य के अधिकारियों के साथ मिशिगन के एक चेरी फार्म का दौरा किया। बाइडेन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज और अतिरिक्त योजनाओं पर निवेश की चर्चा के लिए मिशिगन पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मिशिगन की गवर्नर ग्रेचन विटमर भी मौजूद रही। बाइडेन ने कहा कि राष्ट्र को अपनी आर्थिक प्रगति जारी रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए। वहीं यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पिछले हफ्ते ही $715 बिलियन के परिवहन और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल को मंजूरी दी है। इजराइल की सेना ने शनिवार को कहा कि उनके विमान ने गाजा पट्टी में जवाबी हवाई हमले किए हैं और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उनके सैनिकों ने एक संदिग्ध हमलावर को गोली मारी, जिसकी मौत की पुष्टि फिलिस्तीनी अधिकारियों ने की है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि इजरायली सैनिक वेस्ट बैंक के पास के एक गांव में इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच हुए टकराव को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान एक छत से सैनिकों पर विस्फोटक सामान फेंका गया। खतरे को भांपते हुए जवाब में सेना ने गोली चलाई। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि फिलिस्तीनी एनक्लेव से इजराइल में भेजे गए आग लगाने वाले गुब्बारों के जवाब में उनके विमानों ने गाजा में एक हथियार कारखाना और एक रॉकेट लॉन्चर को निशाना बनाया। गाजा को नियंत्रित करने वाले इस्लामी संगठन हमास के सूत्रों ने इजरायली हमले की पुष्टि की है। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। 21 मई को संघर्ष विराम के बाद से गाजा की तरफ से आग लगाने वाली सामग्री से लदे गुब्बारे भेजे जा रहे हैं, जिससे इजरायली फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। और एल्सा तूफान का कहर बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को तूफान हैती और डोमिनिकन गणराज्य की ओर तेजी से बढ़ा। इससे पहले तूफान ने भारी बरसात और तेज हवाओं के साथ करीबियाई द्वीप देशों बारबाडोस, सेंट विंसेंट में दस्तक दी। तूफान ने पूर्वी कैरिबियन देशों में तबाही मचा दी और घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार एल्सा तूफान शनिवार सुबह 8 बजे इस्ला बीचा के डोमिनिकन द्वीप से लगभग 282 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे रही। और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में एक चिड़ियाघर ने इस सप्ताह अपने कुछ जानवरों पर तैयार एक प्रायोगिक वैक्सीन का उपयोग किया है। चिड़ियाघर के अनुसार अमेरिका के कृषि विभाग और राज्य पशु चिकित्सकों ने वैक्सीन को प्रायोगिक उपयोग के लिए अधिकृत किया है। वैक्सीन को पशु स्वास्थ्य कंपनी जोइटिस ने विकसित किया है। अब तक चिड़ियाघर ने बाघों, घड़ियाल, काले भालू और फेरेट्स का टीकाकरण किया है। इसके बाद चिंपैंजी और चमगादड़ का टीकाकरण किया जाएगा। और अब रुक करते हैं खेल की दुनिया का। यूरो 2020 के दूसरे सेमीफाइनल का लाइनअप भी तय हो गया है। बुधवार को वेम्बले में होने वाले सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना डेनमार्क के साथ होगा। इंग्लैंड ने कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में यूक्रेन को 4-0 से मात दी। वहीं डेनमार्क ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। शानदार प्रदर्शन करते हुए यूरो 2020 के क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन को 4-0 से मात दी। इंग्लैंड के लिए हैरी केन ने चौथे और 50वें मिनट में 2 गोल किए। हैरी मैग्वायर ने 46वें मिनट में गोल किया। टीम का चौथा गोल 63वें मिनट में सब्स्टिट्यूट जॉर्डन हेंडरसन ने किया। ये 62 मुकाबलों में हेंडरसन का पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल रहा। यूक्रेन की टीम इस मैच में इंग्लैंड के लिए कोई खास परेशानी पेश नहीं कर पाई। इंग्लैंड ने 2018 के फुटबॉल विश्व कप में भी अंतिम 4 में जगह बनाई थी। इंग्लैंड ने लगातार 5वें मैच में क्लीन शीट बनाए रखी और यूरो 2020 में विरोधी टीम को कोई गोल नहीं करने देने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अंतिम 16 के मुकाबले में डेनमार्क ने वेल्स को हराया था। एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए डेनमार्क ने मजबूत खिलाड़ियों से भरी चेक टीम को हराने में कामयाबी पाई। 5वें मिनट में थॉमस डेलेनी ने डेनमार्क के लिए पहला गोल किया। वहीं 42वें मिनट में कैस्पर डोलबर्ग ने गोल कर टीम को हाफ टाइम से ठीक पहले 2-0 की बढ़त दिला दी। पैट्रिक शिक ने 49वें मिनट में चेक टीम के लिए एकमात्र गोल किया। ये टूर्नामेंट में उनका 5वां गोल रहा और इसके साथ वे गोल्डन बूट की रेस में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बराबर आ गए। डेनमार्क ने अंत तक 2-1 की बढ़त बरकरार रखी और मैच अपने नाम किया। अब बुधवार को वेम्बले में होने वाले सेमीफाइनल में डेनमार्क का सामना इंग्लैंड से होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। ये खेल पिछले साल होने थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इन्हें 1 साल के लिए स्थगित किया गया था। भारतीय टीम भी इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब तक 100 से ज़्यादा भारतीय एथलीट 18 खेलों में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर चुके हैं। ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप ओलंपिक क्विज में भाग भी ले सकते हैं। और झारखंड से लुप्त होती छऊ नृत्य कला को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस संबंध में केंद्र सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को रामगढ़ के स्थानीय कलाकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को बता रहे हैं। देखते हैं खास रिपोर्ट। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं ओडिशा का प्रमुख लोक नृत्य है। लोक नृत्य दिन प्रतिदिन लुप्त हो रहे हैं, लेकिन रामगढ़ की समाजसेवी लोक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं। आज इनके मेहनत से रांची जिला के सोनहातु प्रखंड के पंडाडी गांव सहित रामगढ़ एवं पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र के करीब आधे दर्जन गाँव में छऊ नृत्य के माध्यम से प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एवं कौशल विकास को बढ़ावा मिल रहा है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें छऊ नाचने की ललक थी, तो मैंने एक काम किया, मैं 2 युवाओं को प्रेरित किया ताकि वो गांव-गांव जाके छऊ सिखाने लगे, स्कूलों में भी सिखाने लगे। तब फिर प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान, अभी आत्मनिर्भर भारत आया, इस पे अब ये प्रधानमंत्री जी के सपना को साकार कर रहे हैं और देश को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुभाष भैया आके हम लोग को जुड़ा और इससे जो प्रधानमंत्री का आदेश है, इसका हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं और जो गांव-गांव जाके इसको नारा दे रहे हैं। बच्चों के अंदर शिक्षा की जागरूकता बढ़े, इसको लेकर गांव में ही 2-3 पुस्तकालय खुले गए हैं, जिसमें बच्चे नियम से आते हैं और विश्व स्तर के पुस्तकों की जानकारी लेते हैं। छऊ नाच को इतना झारखंड में आगे ले जाने के लिए उत्सुक हैं कि कहने का नहीं है। और चारों तरफ माने आमने सामने जितना भी छऊ नृत्य है, सबको देखने के लिए वो महीना में 1-2 बार पहुंच जाते हैं। छऊ नृत्य के माध्यम से कलाकार आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं स्वच्छता अभियान झारखंड के सुदूर गांव में चला रहे हैं, जिससे इस दुर्लभ कला का तो प्रचार प्रसार हो ही रहा है, साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में भी लोगों को सहूलियत हो रही है। रामगढ़ से के तिवारी के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, GD न्यूज। और बुजुर्गों के लिए चलाया गया तपोवाणी रेडियो इन दिनों काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें 60 साल से लेकर 98 साल तक की उम्र के बुजुर्ग कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। कोयम्बटूर के तपोवन में रहने वाले बुजुर्गों के लिए ये रेडियो कितना सहायक साबित हो रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी हाँ, कोरोना महामारी के दौरान भी 60 से 98 साल तक की उम्र के ये बुजुर्ग अपने श्रोताओं के लिए कार्यक्रम तैयार करने में जुटे हुए हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तपोवन आश्रम में रहने वाले इन बुजुर्गों के लिए आकाशवाणी से सेवानिवृत्त 75 वर्ष के डॉक्टर श्रीधर ने वेब तपोवाणी रेडियो शुरू किया। ये रेडियो इन बुजुर्गों के लिए उस समय सहायक सिद्ध हुआ जब कोरोना के चलते लोग अपने अपने घरों में बंद थे। कोविड के टाइम में सब अपने अपने घर में बंद हो गए थे, इसलिए उनकी मनस्थिति एक प्रकार से डिस्टर्ब हो गया था। प्रोफेसर श्रीधर साहब ने ये जो तपोवाणी रेडियो स्टार्ट किया, इससे सब लोगों को बहुत खुशी हुई और सबको अच्छा लगा। ये 3 महीने से पहले शुरू हुआ, जिसमें कहानियाँ, गाने, भजन और बहुत से धार्मिक कहानियाँ सब सुनाई जा रही हैं। इन सबको देखकर यहाँ के बुजुर्गों को बहुत अच्छा लगा और उनका जो मनस्थिति है और धीरे धीरे कम हो गया है। सब अपने बच्चों से दूर रहते हैं और इस प्रकार के प्रोग्राम के लिए उत्सुक रहते हैं। 3 महीने पहले शुरू हुआ ये तपोवाणी रेडियो आज तमिलनाडु और उसके आसपास के राज्यों में प्रचलित हो चला है। हालांकि अभी इसमें 85 से ज्यादा कार्यक्रम हैं, जिसमें कहानियां, गीत, संगीत और भजन सब सुनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े पदों पर आसीन लोगों के साक्षात्कार और डॉक्टर्स के साक्षात्कार भी यहाँ लिए गए हैं, जिससे अन्य लोगों को काफी फायदा पहुँच रहा है। अपने श्रोताओं के लिए कार्यक्रम तैयार कर ये बुजुर्ग
काफी उत्साहित हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।